आर्टिकल 52 से इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक दिए गए हैं, ठीक है। मतलब 100 अनुच्छेद हैं भाग 5 में। भाग 5 में दिया गया है संघ, तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम इसमें। देखिए भाग 5 के सबसे पहले अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 52 में दिया गया है राष्ट्रपति, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 52 में, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम 52 में 11 जोड़ दें, ठीक है, 52 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो वो बन जाता है 63, 63। तो 52 में राष्ट्रपति था, 63 में है उपराष्ट्रपति, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि 52 में अगर 11 जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है 63, मतलब उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब इसके बाद 63 में फिर दोबारा अगर हम 11 जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा 74, ठीक है। और 74 में दिया गया है पीएम, मतलब प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के साथ और दूसरे मंत्रियों का भी उल्लेख किया गया है आर्टिकल 74 में, मतलब अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद है, ठीक है। मंत्री परिषद है अनुच्छेद 74 में। मतलब इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री, पीएम। तो पीएम किस में है? 74 में। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रधानमंत्री कौन से अनुच्छेद में है तो वो है 74 में। तो सभी मंत्री मतलब प्रधानमंत्री भी किस में है? 74 में है, ठीक है। देखिए संसद के बारे में हम जब किसी वीडियो में पढ़ेंगे तो उसी समय हम देख लेंगे मंत्रिपरिषद की संरचना भी, ठीक है। यहाँ पर ये सब अनुच्छेद राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है, इनको भी हम देखेंगे। इससे पहले यहाँ पर देखिए, अगर राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद था 52, अगर हम इसमें 101 जोड़ दें, ठीक है, अगर 101 जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा 153। तो 153 में क्या दिया गया है? राज्यपाल। 52 में राष्ट्रपति, इसमें 101 जोड़ने के बाद 153 में बन जाता है राज्यपाल, ठीक है। इस तरीके से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक प्रमुख बात का मैं आपको बता देता हूँ, इन सबके पद की वरीयता का क्रम क्या होता है, मतलब कौन सबसे ऊंचे पद पर आता है, तो वो आता है राष्ट्रपति। जिस क्रम से हमने इनको देखा है वही इनकी वरीयता का क्रम है। सबसे ऊंचे पद पर माना जाता है राष्ट्रपति को। उसके बाद इसमें जो 11 जोड़कर आया था 63 पर, मतलब उपराष्ट्रपति को माना जाता है दूसरे पद पर। सबसे पहले पद पर था राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद तीसरे पद पर आता है भारत का प्रधानमंत्री, मतलब पीएम, ठीक है। तो तीसरे पद पर आ गया पीएम। उसके बाद चौथे स्थान पर आता है जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, मतलब आर्टिकल 153 में राज्यपाल, ठीक है। तो पद की वरीयता का क्रम आपको याद हो गया होगा। राष्ट्रपति सबसे पहले स्थान पर आता है, फिर उपराष्ट्रपति, फिर मंत्रिपरिषद में जो पीएम होता है मतलब प्रधानमंत्री, उसके बाद आता है राज्यपाल, ठीक है। ये कभी कभी रीजनिंग में या जीके में पूछ लेते हैं इनके पद की वरीयता का क्रम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 153 में राज्यपाल था, इसके बाद 163 में है मंत्रिपरिषद। यहाँ पर भी मंत्रिपरिषद था, लेकिन ये केंद्र के स्तर पर था, यह राज्य के स्तर पर मंत्रिपरिषद। यहाँ पर था प्रधानमंत्री इसके अंदर, और यहाँ पर होता है मुख्यमंत्री। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होता है। तो इनके अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। राष्ट्रपति के अनुच्छेद में 101 जोड़ देना है तो वो बन जाएगा 153, ठीक है। तो 153 में होता है राज्यपाल, 163 में होता है मंत्रिपरिषद, और उसी के अंदर होता है मुख्यमंत्री। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मुख्यमंत्री कौन से अनुच्छेद में है तो वो है 163 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख आर्टिकल को हम देख लेते हैं। यहाँ पर 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया था। अब उसके तुरंत बाद आर्टिकल 53 में दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति, मतलब इसमें दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब इसके नीचे लिखा है मैंने, तो यहाँ पर बिना लिखे भी आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो कार्यपालिका शक्ति से आपको ध्यान रखना है, वो दिया गया है 53 में, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं ये। अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 53 के बाद 54 निर्वाचन, ठीक है। एक सा लग रहा है, यहाँ पर भी चन आ रहा है 54 में, और इसमें भी निर्वाचन में चन आ रहा है, ठीक है। याद करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि 54 जैसा ही लग रहा है निर्वाचन, ठीक है। 54 निर्वाचन, तो ये किसके निर्वाचन की बात चल रही है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की, ठीक है। तो 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं आर्टिकल 61 पर, ठीक है। 61 में दिया गया है महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या हो गया? देखिए राष्ट्रपति को इतनी आसानी से तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो महाभियोग का प्रावधान है आर्टिकल 61 में। 61 में दिया गया है महाभियोग। अब आ जाते हैं हम 72 पर, ठीक है। 72 में दिया गया है क्षमादान। क्षमादान कई प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार के बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 72 में, 72 में। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के द्वारा कुछ बेहतर करता है। बेहतर, ठीक है। उस बेहतर से आपको याद आ जाएगा वो क्या बेहतर करता है? क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो फांसी की सज़ा भी रोक सकता है, ठीक है। फांसी की सज़ा केवल राष्ट्रपति रोक सकता है,
और वो फांसी की सज़ा रोकना भी इस क्षमादान के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भी क्षमादान है इसमें, जैसे उम्र कैद को कम करना, तो ये क्षमादान आर्टिकल 72 में है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 108। 108 अनुच्छेद जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछते रहते हैं इसके बारे में। तो 108 में दिया गया है बैठक। ठीक है, 108 में आपको इस 8 को पकड़ना है, 8 से बैठक याद आ जाएगा, 8 बैठक। ठीक है, इसमें भी ठा शब्द आ रहा है, इसमें भी ठा आ रहा है। तो ये कौन सी बैठक है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक। ये कब बुलाई जाती है? जैसे कि कोई बिल पारित होता है तो उस बिल पर कोई विवाद होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो दोनों सदनों की ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कभी कभी इस बात पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है इसकी अध्यक्षता, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अब इसके बाद आर्टिकल 123 पर आ जाते हैं। 123 में दिया गया है अध्यादेश। 23 अध्यादेश, इस प्रकार से 2-4 बार पढ़ने से आपको ये आसानी से याद हो जाएगा कि 123 में अध्यादेश दिया गया है। अध्यादेश होता क्या है? देखिए, राष्ट्रपति के पास एक अनोखी शक्ति होती है जिसको हम अध्यादेश कहते हैं। ये एक प्रकार की विधि होती है। अब देखिए, इस अध्यादेश का प्रयोग कब कब किया जाता है? जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी विधि की तत्काल आवश्यकता है, मतलब उस विधि में समय नहीं लगना चाहिए, तत्काल आवश्यकता है विधि बनाने की, तो वो राष्ट्रपति डायरेक्ट अध्यादेश जारी कर देता है। ठीक है, तो अध्यादेश एक प्रकार की विधि होती है। देखिए, यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों कहा कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगे कि विधि की तत्काल आवश्यकता है, तत्काल मतलब उसी समय, जल्दी। देखिए, जो विधि बनती है वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। जब संसद में कोई विधेयक लाया जाता है तो वो राज्यसभा या लोकसभा में लाया जाता है, तो वो इनमें से किसी एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति पर जाता है। तो इस प्रकार ये काफ़ी लंबा समय लग जाता है। इसलिए अगर किसी विधि की तत्काल आवश्यकता है तो राष्ट्रपति सीधे अध्यादेश जारी कर सकता है। तो वो अध्यादेश दिया गया है आर्टिकल 123 में। ठीक है, 123 में है अध्यादेश। इसके बाद है आर्टिकल 143। 143 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता रहता है। 123 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, मतलब SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। किसी भी विषय के संबंध में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन वो सलाह बाध्यकारी नहीं होगी। ठीक है, तो वो सलाह लेना, जानकारी लेना बाध्यकारी नहीं है, और वो है आर्टिकल 143 में। 143 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। 143 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर देखिए आर्टिकल 63 लिखा है। इसके बाद आर्टिकल 64 आता है, वो मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ आपको क्या है इसमें। देखिए, 63 में है उपराष्ट्रपति, 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, मतलब सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वो किस में दिया गया है? आर्टिकल 64 में। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति होना ही होना है, तो वो है आर्टिकल 64 में। अब आ जाते हैं हम इधर। देखिए, 74 में मंत्रिपरिषद था, मतलब सारे मंत्री थे 74 में। इसके बाद उन मंत्रियों की नियुक्ति है 75 में। किसी भी मंत्री की नियुक्ति से संबंधित अगर आर्टिकल पूछते हैं तो वो है 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी 75 में ही है, क्योंकि वो भी एक मंत्री है। अब यहाँ पर सभी मंत्रियों की, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी हो गई 75 में। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इन सारे मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो वो है 75 में। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आर्टिकल 76 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। 76 में दिया गया है महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 76 में ये कौन होता है? ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। जैसे कि देखिए, अगर हम कोई केस लड़ते हैं तो कोर्ट में लड़ने के लिए एक वकील करते हैं, तो हमारी तरफ से वो वकील लड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसा हमारा वकील होता है, उसी प्रकार से ये सरकार का वकील होता है। अगर सरकार को सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में कोई केस लड़ना होता है, कहीं जाना पड़ जाए, तो विधिक मामलों में कौन जाता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से भारत सरकार का वकील होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। कौन से अनुच्छेद में है? 76 में। अब इसके बाद देखिए, जैसे कि 76 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से आर्टिकल 148 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 76 में क्या है, 148 में क्या है। 76 में महान्यायवादी है, 148 में कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका काम क्या होता है? जैसे कि सरकार के पास धन आता है, जो भी प्राप्तियाँ होती हैं, और फिर जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, उन सभी की जाँच कौन करता है? कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उन सभी की जांच करता है कि वो धन कहाँ से आया है, कहाँ खर्च किया है। ठीक है, तो कैग किस में है? 148 में। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 79, 80 और 81, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक ट्रिक है सरला, ये नाम आपको याद रखना है, सरला।
सरला में कौन कौन है? संसद, राज्यसभा और लोकसभा। 79 में है मतलब संसद, 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। किसी वीडियो में मैं संसद की संरचना के बारे में बताऊंगा, उसमें मंत्रिपरिषद भी होगा, मंत्रिमंडल भी होगा, सबकी संरचना के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और रह गए हैं। अनुच्छेद 110 में दिया गया है धन विधेयक मतलब मनी बिल, 110 में दिया गया है, और 112 में है वित्तीय विवरण मतलब बजट। बजट दिया गया है 112 और 110 में धन विधेयक। उसके बाद 124 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। सुप्रीम कोर्ट किस में दिया गया है? 124 में। ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट किस में है? 124 में है। अब यहाँ पर देखिए महान्यायवादी से संबंधित एक दो बात और बताता हूँ मैं आपको। भारत के सबसे पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। और ये महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन फिर भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपना विचार व्यक्त कर सकता है। क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है इसलिए संसद में किसी भी मामले में मतदान नहीं दे सकता। ठीक है, ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक